दोस्तों, अगर आपको याद हो, फारूक अब्दुल्ला जो उमर अब्दुल्ला के फादर हैं, वो काफ़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे जब आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस को हटाने की बात चल रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट में बिल लाकर, उसको एक्ट बनाकर उसको रिमूव करना चाहती थी। तो उस टाइम पर जो हमारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में आपके फारूक अब्दुल्ला थे, तो उनको एक हाउस अरेस्ट कर दिया। और ये हर मीडिया चैनल ने हाउस अरेस्ट एक टर्म चलाई थी। तो हाउस अरेस्ट एग्जैक्टली है क्या? हाउस अरेस्ट जब होता है, इसको हम टेक्निकल टर्म में कहें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया जैसे आर्टिकल 22 हम कवर कर रहे हैं, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक टर्म आएगी। तो उस हाउस अरेस्ट को टेक्निकली प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा गया। तो फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हाउस अरेस्ट बेसिकली ये होता है कि आपको बाहर की दुनिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता, बाहर की दुनिया से आप बात नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, एक सर्कमस्क्राइब लिमिट्स में आपको रहना होता है, कन्फाइंड रहना होता है। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, यहाँ तक कि आपके टेलीफोन लाइंस भी काट दी जाती हैं। तो फारूक अब्दुल्ला को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। वो इसलिए रखा गया क्योंकि जो भी पब्लिक फिगर होती है, कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनकी बात जब वो फ्री स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल 19 में अपना फंडामेंटल फ्रीडम इस्तेमाल करते हैं, तो जो सरकार होती है, जो प्रशासन होता है, उसको ये लगता है कि इनकी बातों से जो बिल पास हुआ है, उस बिल पास होने में कोई अड़चन ना आए, लोग प्रवोक ना हो जाएं। हाँ, तो इस चक्कर में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है हमारी, उसको ये डर था कि अगर फारूक अब्दुल्ला उनके अगेंस्ट, उस बिल के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक को और पब्लिक इंटरेस्ट को वो मूव कर सकते हैं और जो सरकार के अगेंस्ट काम करेगा। तो दोस्तों, उनको हाउस अरेस्ट करा गया। अब आर्टिकल 20 में हम यही समझेंगे कि हाउस अरेस्ट क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ कम्युनिकेंट्स और मैं आज आपसे इसी बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि भारत का संविधान, क्रिमिनल प्रोसीजर, हमारे लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर क्या बात करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं अरेस्ट, तो अरेस्ट का मतलब ये होता है कि विदाउट फोर्सफुल रेस्ट्रेंट जो हमारे पुलिसिंग है, वो आपको सर्कमस्क्राइब कर लेगी, आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, फॉर द ऑब्जेक्टिव दैट द पुलिस विल इंटेरोगेट यू रिगार्डिंग द ऑफेंस यू आर गोइंग टू कमिट और यू हैव कमिटेड। तो उसको लेके पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और अपने सर्कमस्क्राइब लिमिट्स में रख लेगी। अब पुलिस अरेस्ट और जुडिशियल अरेस्ट में फ़र्क है। इन दोनों के फ़र्क से ही समझेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो देखिए, पुलिस दो तरीके के ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करती है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ये समझने वाली बात है, इसको समझना पड़ेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है बहुत ही सीरियस ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, डेकॉइटी, एक्सटॉर्शन, जिसमें इंस्टेंट डेथ का आशंका होती है। ये लगता है कि ये इंसान को अगर हमने छोड़ा तो ये कोई और क्राइम कमिट ना कर दे। तो इस वजह से कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस फौरन उस इंसान को पकड़ लेती है बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के। ये बात यहां समझने वाली है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस इन विच पुलिस ऑफिसर नीड नो वारंट, नो सैंक्शनड वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। पुलिस को सैंक्शन वारंट की जरूरत नहीं होती कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी अपराधी को पकड़ने के लिए। तो ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। अब कोई इंसान मर्डर करने जा रहा है, तो या तो उसने मर्डर कर दिया है तो पुलिस पकड़ लेगी फौरन, कोई परमिशन नहीं लेगी कोर्ट से, या पुलिस को ये संदेह होता है, ये आशंका होती है, ये शक होता है कि ये इंसान कुछ, इसकी गतिविधियां संदेहात्मक हैं, हाँ डाउटफुल है, तो उस इंसान को भी पुलिस पकड़ लेगी। और लगता है कि ये कोई जघन्य अपराध करने की अवस्था में है या ऐसे कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, तब भी पुलिस पकड़ लेगी। तो आर्टिकल 22 में इन्हीं दो बातों पर क्लॉजेज हैं, जो क्लॉज 1 और 2 हैं। ये एक पार्ट हो गया। और क्लॉज 3 से लेकर, या क्लॉज 3 तो हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे, क्लॉज 4 से लेकर 7 तक दूसरा पार्ट है। तो पार्ट 1 जो हमने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बताया, वो बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। और क्लॉज 4 टू क्लॉज 7 बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। अभी मैंने एक मर्डर का एग्जाम्पल लिया। अब क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में जब हम मर्डर को पढ़ेंगे तो मर्डर कैसा होगा? पुलिस खड़ी है, एक इंसान खड़ा है,
पुलिस के सामने और उसके हाथ में धारदार हथियार है, तो पुलिस को या एक नॉर्मल इंसान को क्या लग सकता है कि या तो वो इंसान कोई क्राइम करके लौटा है या वो क्राइम करने जा रहा है। तो जब हमने कहा कि वो इंसान क्राइम करके लौटा है, इसका मतलब उसने क्राइम कर दिया है, तो वो बात हो गई प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई जब उसको संदेह है पुलिस को कि उसने क्राइम कर दिया है, तो वो अपनी गिरफ्त में ले लेगी और एफआईआर वगैरह का प्रोसीजर होगा और ट्रायल चलेगा उसके ऊपर। और जब हम प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करेंगे तो वो होगी कि जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि जब पुलिस ने पकड़ लिया, किसी को गिरफ्त में ले लिया, तो अक्यूज के पास, जिसको गिरफ्त में लिया, उसके पास 2 राइट्स होंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। पहला राइट ये होगा कि जिसने क्राइम किया है, सपोज करिए मैं कोई क्राइम करने जा रहा था और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस से मैं ये कह सकता हूँ, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये राइट मुझे देता है कि एक तो मुझे वकील अवेलेबल कराइए, कि मेरे पास राइट है कि मैं अपना डिफेंस तैयार करूँ अपने वकील के थ्रू। और दूसरा राइट मेरे पास ये है कि पुलिस मुझे ये कारण बताए कि उसने किस ग्राउंड पर मुझे अरेस्ट किया है, अपनी गिरफ्त में लिया है। तो ये दोनों राइट, ये दोनों अधिकार आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में मुझे निहित हैं, मुझे मिले हुए हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में सिमिलरली 2 राइट्स और मिले हुए हैं एक्यूज्ड को। वो क्या है? वो ये है कि मेरे पास एक तो लीगल काउंसिल का अधिकार तो है ही है, ठीक है, मुझे बेल लेने का भी अधिकार है, जो मेरे लीगल काउंसिल मेरे लिए तैयार करेंगे, ठीक है, और मुझे ग्राउंड्स पता होने चाहिए कि मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ये राइट्स जो एक्यूज्ड के हैं वो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में दिए हुए हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए, आर्टिकल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए आप सीआरपीसी का जब प्रोसीजर पढ़ेंगे, उस टेक्निकल और बुकिश लैंग्वेज में नहीं आते हैं, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखिए, जब भी कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है, वो कब स्टार्ट होता है ट्रायल? पहले क्राइम कमिट हुआ, उसके बाद क्राइम रिपोर्ट हुआ पुलिस में। जब क्राइम रिपोर्ट होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि कहाँ कितने बजे क्या क्राइम हुआ है, वो अपनी पुलिस डायरी में नोट करती है। पुलिस डायरी में टाइम के साथ कि ये इंसान हमें वहाँ से मिला, वहाँ हमने गिरफ्तार किया, टाइम और डेट, सब डे भी लिखा जाता है उसमें। इस तरीके का हथियार मिला, उस पर ब्लड स्टेन्स थे, ये भी पुलिस डायरी में लिखा जाता है। और वो पुलिस डायरी ये होती है, वो ट्रायल के टाइम पे, जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है, तो वो एविडेंस की तरह तो यूज़ नहीं हो सकती, पर वो इंटेरोगेट उससे हम क्रॉस कर सकते हैं। जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर है वो क्रॉस करेगा कि आप ये बताइए, जो आपने पुलिस को बताया था, क्या आप अपनी बात पे कायम हैं कि नहीं है। अगर आप अपनी बात पे कायम नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ और बात कहेंगे। पहले तो आप कुछ और कह रही थी पुलिस से, अब कोर्ट में आप कुछ और कह रहे हैं, तो आप झूठ बोलने के चार्ज में आपको रख दिया जाएगा। तो पुलिस डायरी इस काम में आती है कि आपको क्रॉस कर सके। दूसरा, जब एफआईआर हो गई, तो एफआईआर होने के बाद पुलिस जो होगी वो रिपोर्ट देगी मजिस्ट्रेट को कि सच एंड सच एफआईआर, मतलब ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, और हमने अपराधी को इन सेक्शंस में चार्ज किया है। अब कोर्ट का काम यहां से स्टार्ट हो जाता है जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के पास पहुंच जाती है। कोर्ट क्या काम करता है? कोर्ट ये कहता है कि पहले तो हम ये बोलेंगे प्रोसिक्यूशन से, जो इल्ज़ाम लगाने वाला पक्ष है, तो उससे बोलेंगे कि आप ओपन करिए प्रोसिक्यूशन, आप बताइए कि क्या बैकग्राउंड है केस का और इस इंसान ने, जो एक्यूज है, उसने क्या क्या किया है। तो जो प्रोसिक्यूशन लॉयर होगा वो अपने बैकग्राउंड बताएगा कि सर ऐसे ऐसे क्राइम हुआ है, इतने बजे क्राइम हुआ था, इस इंसान के खिलाफ ये सबूत मिले हैं, तो वो बताएगा कोर्ट को। फिर जज बोलेगा डिफेंस लॉयर से, अब आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आपका जो मुवक्किल है उसको बचना चाहिए, क्या उसके अगेंस्ट में सफिशिएंट प्रूफ हैं आपके पास या प्रोसिक्यूशन के पास या नहीं है, आपको ये साबित करना है। तो डिफेंस लॉयर फिर कोर्ट में खड़े होकर वो उसका डिफेंड करेगा, कि बोलेगा प्रोसिक्यूशन के आप दिखाइए अगर आपके पास सबूत हैं इसके खिलाफ, अगर नहीं है तो वो छूट जाएगा। तो कोर्ट जब देख लेगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एविडेंस एक्यूज के खिलाफ बनते हैं, तभी फ्रेम ऑफ चार्जिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कोर्ट के अंदर पक्की तरह से ट्रायल स्टार्ट हो गया। और दूसरी इसकी जो एक ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास ज़्यादा सबूत नहीं है एक्यूज के खिलाफ, तो कोर्ट वहीं डिस्चार्ज दे देगा, मतलब एक्यूज को कह देगा कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, ट्रायल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्ट का समय ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो उसको डिस्चार्ज देगा, वो बरी हो जाएगा।
तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में जो हमने प्यूनिटिव डिटेंशन की बात की है कि पुलिस के पास पावर है किसी क्रिमिनल को डिटेन कर सके, दो कंडीशन में, या तो उसने क्राइम किया हो या वो ऐसी स्थिति में हो कि उसके ऊपर डाउट कास्ट हो रहा है कि ये क्राइम कर सकता है आगे। ठीक है, तो पुलिस के पास ये पावर हो गई और उन्हीं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 में ये राइट्स भी मौजूद हैं एक्यूज के खिलाफ कि आप राइट्स को अवेल कर सकें। यही दो राइट कि आप अपना वकील हायर कर सकें और बेल के लिए अप्लाई कर सकें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। अजमल आबिर कसाब जब 2008 के दंगों में उसको पकड़ा गया, आतंकवादी था, रेलवे स्टेशन पर तमाम गोलियां चलाई और लोगों को मारा, तो उस टाइम पे आप मूवीज़ भी इस पे बन चुकी है, आप उस टाइम पे देखिए हर इंसान इतने इमोशनली वो था, क्योंकि अपनी कंट्री के लिए अगर ऐसा होता है तो हमें एक आउट ऑफ स्पिरिट, हाँ, नेशनल फीलिंग होती है कि इस इंसान को ख़त्म कर दो, इसने इतना तबाही मचाई है। पर प्रोसीजर के तहत हमें जाना होता है तो उसको भी वो रेमेडीज़ अवेल कराई गई जो कि एक्यूज़ की होती हैं, जो राइट्स होते हैं। अब ये रेमेडीज़ अवेल क्यों कराते हैं हम? रेमेडी भाई जहाँ हमें उसको पकड़ना चाहिए, उससे इंफॉर्मेशन निकलवानी चाहिए, हाँ, उसको मतलब कोई तो ये भी कहेगा कि इसको मार ही देना चाहिए, हमारे देश में इतनी तबाही मचाई इस इंसान ने। पर कानून अपना काम करता है, अपनी तरीके से काम करता है, प्रोसीजर के तहत काम करता है। वो ये नहीं देखता कि, क्योंकि ये कहावत है ना कि यानी इनोसेंट इज इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी, तो एक इनोसेंट को तब तक इनोसेंट मानते हैं जब तक उसके पास क्राइम साबित नहीं हो जाता उसके अगेंस्ट। तो अजमल आमिर कसाब को भी राइट्स दिए गए, उसको सारी रेमेडीज अवेल कराई गई, यहाँ तक कि उसको खाना भी उस लेवल का दिया गया कि मतलब जब वो उससे इंटरोगेशन हो घंटों घंटों तक तो वो आंसर करने की स्थिति में हो। तो ये प्रोसीजर का पार्ट है, ये कानून है, इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। तभी हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की भी बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि एक एक्यूज्ड है, सबको पता है कि इसने क्राइम किया है, तब भी हम उसको उसके हक देते हैं कि वकील से मिलने का हक, हाँ, मेडिकल डॉक्टर से मिलने का हक, ठीक है, जिससे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट ना हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 में यही राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में एक्सेप्शन की बात होती है। एक्सेप्शन क्या है? जब हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वार में एंगेज है, युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रहा है, और दूसरे जो कंट्री है जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है उसका कोई सिटीजन हमारी कंट्री में रह रहा है और कहता है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 में जो राइट्स अवेलेबल होंगे एक्यूज को वो मुझे मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी एनिमी एलियन ने यहाँ पे इंडिया में रहकर कोई क्राइम किया है तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 का फ़ायदा एनिमी एलियन को नहीं मिल पाएगा। ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 का एक्सेप्शन है। और दूसरा एक्सेप्शन है कि कोई ऐसा लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है अलग से, तो उस डिटेंशन में उस इंसान को रेमेडी मिल सकती है, पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में नहीं मिलेगी। ये बात दे रखी है। अब आप ये देखिए, क्लॉज 4 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात करता है। जुडिशियल सर्विसेज में भी जब आप प्रीलिमिनरी का एग्जाम देंगे पीटी का हर स्टेट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप ये बताइए ये प्रोविजन, ये व्यवस्था कहाँ लिखी हुई है कि कोई भी लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बात करता है उसमें किसी भी एक्यूज को पुलिस 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में। अब एग्जाम्स में बहुत ही क्लोज आंसर होते हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2, 3 एंड 4। तो आपको बहुत डिस्टिंक्टली पढ़ना पड़ेगा कि किस में क्या दिया हुआ है। तो अब इसका भी एक एक्सेप्शन है। ये तो कह दिया कि पुलिस डिटेन नहीं कर सकती 3 महीने से ज़्यादा, लेकिन कोई अप्रूविंग अथॉरिटी ये परमिशन देती है सर्कमस्टांसेस देखने के बाद, फैक्ट्स देखने के बाद केस के, कि 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन हो सकती है कि उसकी, तो ये परमिसिबल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ये प्रोवाइड करता है, ये कहता है कि स्पेसिफिकली उस प्रोसीजर में लिखा होगा कि 3 महीने से ज़्यादा इन केसेस में डिटेंशन को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत, दिस इज मोर लाइकली टू बी आस्क्ड इन जुडिशियल एग्जाम्स। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में ये है। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 बात करता है रिप्रेजेंटेशन की। मैं एक कीवर्ड ले रहा हूं यहाँ पर। कीवर्ड का मतलब है जिससे आपको क्लॉज में कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रहे कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करते हैं, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 एक्सेप्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 हमारी अप्रूविंग अथॉरिटी की बात करता है, एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 5 रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या है। किसी अप्रूविंग अथॉरिटी ने
ये ऑर्डर पास किया एक्यूज के अगेंस्ट कि उसको डिटेन किया जाएगा, ठीक है, तो वो इंसान उस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपने राइट अवेल कर सकता है। कौन से राइट्स? जो राइट्स आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में दिए हुए हैं, जैसे वकील लेने का अधिकार, मेडिकल फैसिलिटीज लेने का अधिकार, वो अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 22 क्लॉज 5 तक तो क्लियर है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 22 क्लॉज 6 एंड 7 में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ अलग सी लैंग्वेज लिखी हुई है। मतलब जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो फंस जाते हैं वर्ड्स के बीच, क्योंकि आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज उठा लें तो हर चीज़ ऐसे शुरू होती है, नथिंग इन दिस क्लॉज कंटेन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेंट, तो समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो उसको भी पढ़ना एक आर्ट है। आर्ट तब आएगी जब आप सिंपल लैंग्वेज में पहले समझेंगे क्लॉज को, उसके बाद जब रीडिंग लगाएंगे तो आपको एग्जैक्टली प्रोसीजर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 6 ये कहता है कि अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो किस बेस पे ऑर्डर पास कर रही है डिटेंशन का, या वो परमिशन दे रही है डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड करने की, तो वो बाध्य नहीं है डिटेंशन अथॉरिटी ये डिस्क्लोज करने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और वो डिस्क्लोज इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि अथॉरिटी को ये लगेगा कि अगर पब्लिक ऑर्डर उससे वायलेट हो सकता है या गुड फेथ में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तो अथॉरिटी को ये पावर है क्लॉज 6 में कि वो ऐसा नहीं करेगी, डिटेंशन ऑर्डर के रीज़न नहीं देगी कि उसने कौन सा ऑर्डर क्यों पास किया है। आर्टिकल 22 का लास्ट क्लॉज 7 ये बात करता है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इस चीज़ के लिए लॉ बना सकती है कि कोई ऐसा अनोखा केस आया जिसमें डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड करने की बात है, जैसे आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में भी हमने एक्सेप्शन में देखा। तो कुछ इस तरह के उसके फैक्ट्स हैं केस के कि डिटेंशन अथॉरिटी को जो ऑर्डर पास करेगी उसको एक्सटेंड करना है पीरियड, ठीक है, तो वो साइट करेगी रीजंस कि वो एक्सटेंशन क्यों दे रही है डिटेंशन लॉज के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर, और वो रीज़न देने के बाद वो डिटेंशन अथॉरिटी परमिट कर देगी डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए। यह क्लॉज 7 में लिखा है। तो दोस्तों एक केस है इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी की एक लीडर भी रही थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग कोर्ट ने दी और काफ़ी जुडिशियल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। कोर्ट ने कहा कि जो राइट्स अवेलेबल हैं एक्यूज को, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंसिडर करते हुए जो राइट्स अवेलेबल हैं एक्यूज को आर्टिकल 22 के अंदर, वो पुलिस कस्टडी के लिए मौजूद हैं। पुलिस कस्टडी में होते हुए राइट्स अवेलेबल हैं एक्यूज को। पर अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इस एक्यूज को जेल में डाला जाए, यानी कि वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा, तो जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए आर्टिकल 22 एक्यूज को बेनिफिट नहीं करेगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझें कि आर्टिकल 22 का कोई भी बेनिफिट एक्यूज को नहीं मिलेगा अगर एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो जेल में गया है। अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो ठीक है, आर्टिकल 22 के राइट्स उसको अवेलेबल हैं, पर जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज को राइट्स अवेलेबल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये एग्जाम्स ओरिएंटेड केस था प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, ये रिपीटेडली पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का, जैसे हमने फारूक अब्दुल्ला का भी एग्जाम्पल लिया, हाउस अरेस्ट वाला, हाँ, और हमने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का लिया, तो इन केसेस को आप और उसको डेप्थ में पढ़िए। बेसिक लॉ हमने यहाँ पे आपको बताया है, उसके फैक्ट्स भी मोटे मोटे तौर पे बता दिए हैं, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। इस वीडियो को भी दोबारा देखिए, क्योंकि जो क्लॉज हायरकी वाइज हमने डिस्कस किए हैं तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आर्टिकल 23 एंड 24 पर। और अपने कोई भी डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल दिए, और हमारे सोशल हैंडल्स जितने भी हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक, आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट। तो हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स रिवर्ट करेगी, आपका डाउट क्लियर करेगी। देखने के लिए धन्यवाद।